होता क्या है, 16 दिन में आईएएस को लिखना, पढ़ना, बोलना सब कुछ सिखाया जाता है। दुनिया का कोई भी जानना चाहता है, हिंदी सीखना चाहता है, वो 14 दिन में हिंदी सीख सकता है। तो मुझे लगता है कि कभी भी किसी भी उम्र में आप लिख पढ़ सकते हैं। ये प्रयोग एक किया था, शायद उसमें सफल रहे। फारसी पहले स्थान पर है, अरबी उसकी सहायक। जैसे हमारे यहाँ हिंदी और संस्कृत है ना, वैसे वहाँ अरबी और फारसी चलती है। जापानी और चीनी, मंडारिन दुनिया की सबसे कठिन भाषा है। यहाँ शराब बहुत प्रमुख है। हर एक घर में 4-5 शराबी मिलेंगे। अगर 7 लोग परिवार में हैं तो 5 उसमें से शराबी होंगे। तो भैया सब जने चीन गए हुई हो, हम आए हैं जनपद सीतापुर के विकास खंड रामपुर मथुरा के ग्राम शमशेर नगर में यहाँ इनते मिलो कार्यक्रम जौन हमार BTV पर चलत है। ई कार्यक्रम के अंतर्गत जौनी शख्सियत से ने आज हम मिलवावे जैत हन, वह अपने आप में यहाँ बहुत खास हैं। आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपके लिए अनगिनत उल्लेखनीय कार्य हैं। आप जनपद सीतापुर का गौरव हो। आप जो है लबासना में यहाँ IAS कहीं जो है IAS प्रशिक्षण कहीं ट्रेनिंग दियो, लोग मतलब हिंदी के प्रशिक्षण दियो। साथ में यहाँ आप जो है चीन में यहाँ भी हिंदी का जो है गौरव बढ़ायो। ईरान में यहाँ भी आप जो है हिंदी भाषा पर लगातार काम करो। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपके पहचान है। आप जनपद सीतापुर के निवासी हो और आप एक बहुत अच्छे साहित्यकार हो। लोक भाषा अवधि में यहाँ आप लगातार काम किए हो और आप इका लेके जो है अंतर्राष्ट्रीय अवधि अकादमी के स्थापना करो। आपके एक पत्रिका चीन तेने प्रकाशित होते इंदु संचेतना अंतर्राष्ट्रीय अवधि पत्रिका भाखा है, वो भी आपकी जो है एक बहुत सर्वश्रेष्ठ पत्रिका है लोक भाषा अवधि पर। आज हम ऐसे विराट शख्सियत से ने मिलावा चाहिए हन और जो है हमारे साथ में यहाँ है डॉक्टर गंगा प्रसाद शर्मा। तो गुरुजी सबसे पहले आपका जो है हमारे चैनल पर स्वागत है और हम आपसे ने पूछा चाहिए थे कि आप जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर IAS को भी आपने ट्रेनिंग दी और फिर आप चीन में पढ़ाए, ईरान में पढ़ाए और कई बार आप जो है विश्व हिंदी सम्मेलन में प्रतिभाग किए। कई बार दूसरे देश में भी आपने भाषा पे जो है भारत का प्रतिनिधित्व किया। तो आप जो है लगातार काम कर रहे हो, तो सबसे पहले जो है आपका जो शैक्षिक शुरुआत रही वो कैसी रही? मैंने 70 रुपये महीने से सबसे पहले पढ़ाया। हाँ। डालीगंज खदरा में, और वो 7 घंटे पढ़ाना पड़ता था। वो मेरी विधिवत नौकरी मानी जानी चाहिए। 6-7 महीना मैंने वहाँ किया और सन 81 में उसके पहले हम भर्ती हो चुके थे सिपाही में, और फिर शिक्षा के क्षेत्र में मिलिट्री में हम जो है 87 में भर्ती हुए। तो इस तरह से शैक्षिक शुरुआत तो हमारी कई तरीके छोटे स्तर से हुई। प्राइमरी से मैंने खदरा में हेरल्ड मॉन्टेसरी स्कूल उसमें शुरू किया था। फिर उसके बाद एक विश्वा डिग्री कॉलेज है, उसमें हम सहायक प्रोफेसर नियुक्त हुए। फिर उसको छोड़ करके हम चले गए M.Ed करने के लिए लखनऊ, और उसके बाद हम इसमें जवाहर नवोदय विद्यालय में हुए, और उसके बाद केंद्रीय विद्यालय में, और फिर IAS अकेडमी में मुझे मौका मिला IAS प्रशिक्षक को पढ़ाने का। वहाँ केवल IAS नहीं पढ़ते थे उस समय, फाउंडेशन कोर्स उसमें IPS, IRS, IFS इनका सबका होता था। 35 सेवाओं से अधिक सेवाएं वहाँ जो भारतीय स्तर की थी, संघ लोक सेवा आयोग से चयनित, वो वहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त करते थे। और उसके बाद फाउंडेशन कोर्स करने के बाद वो अलग अलग संस्थानों में चले जाते थे। जैसे फॉरेस्ट वाले हैं वो देहरादून में चले जाते थे, IPS वाले हैं वो आंध्र प्रदेश में चले जाते थे, हैदराबाद में पुलिस अकेडमी में, और डाकखाने वाले चले जाते थे दिल्ली में, इनकम टैक्स वाले भी दिल्ली चले जाते थे जो GST और इसमें जाते हैं। तो इस तरह से अलग अलग सर्विसेज के प्रशिक्षु होते थे, उनको मैंने पढ़ाया। और उस समय का जो अनुभव था वो बड़ा खास और विशेष अनुभव रहा, क्योंकि वहाँ हमने कुछ ऐसी किताबें लिखी जो पहली बार प्रयोग में आई हैं। शेप सिमिलरिटी मेथड, जिसको कहते हैं कि रूप और आकार जो है वो पद्धति बच्चों को सिखाने के लिए भी उपयोगी है। और वो 14 दिन का पाठ्यक्रम उसमें था, जिसमें वहाँ होता क्या है, 16 दिन में IAS को लिखना, पढ़ना, बोलना सब कुछ सिखाया जाता है। तो वो बड़ा कठिन काम है। 4-4 घंटे के परिश्रम के बाद जो हैंड आउट्स बनते थे उनको 1 घंटे पढ़ाना होता था। तो मैंने उसमें एक दावा किया था कि जो दुनिया का कोई भी जो जानना चाहता है, हिंदी सीखना चाहता है, वो 14 दिन में हिंदी सीख सकता है। और उसका कोई अभी तक काट नहीं, उस तरह की किताब किसी और ने नहीं लिखी।
और आज भी वो आइस कड़ी मसूरी चलती है। और एक चलती है ये भारत के बहुरंगी दृश्य, जिसमें निबंध लेखन है, जो यूपीएससी एकेडमी में निबंध लिखे जाते हैं। जो कोई भी आईएएस बनना चाहता है हिंदी माध्यम से निबंध लिखना चाहता है, और वो करीब 200-250 नंबर का शायद होता है, मुझे अभी अच्छी तरह से याद नहीं है। तो वो निबंध भी उसमें दिए गए हैं। और एक अरेबिक पर्शियन टर्म्स की भी है शब्दावली, और एक स्त्रीलिंग शब्दमाला है। वहाँ ये अनुभव था। गुरुजी, और हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो है एक चर्चा है कि आप कईयों विश्वविद्यालय में यहाँ जो है आपकी किताबें पढ़ाई जाती हैं। कौन कौन विश्वविद्यालय में यहाँ कौन कौन चीजें पढ़ाई जाती हैं? ये देवी पाटन विश्वविद्यालय में है, हम पाठ्यक्रम में हैं, और अवध विश्वविद्यालय, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में है। और ये गुआंगडोंग यूनिवर्सिटी के भी, मैं भूल गया था, गुआंगडोंग यूनिवर्सिटी के भी पाठ्यक्रम में है, चीन के। अच्छा, तो चीन में भी आप पढ़ाए जाते हैं, चीन के विश्वविद्यालय में पढ़ाए जाते हैं, और भारत में भी कई विश्वविद्यालयों में आप पढ़ाए जाते हैं। और गुरुजी, एक और आपके बारे में यहाँ चर्चा है, वह यह कि ज्यादातर लोग जो पढ़ाई करते हैं वे नौकरी पावे के लिए पढ़ाई करते हैं, और आप जो है एक मतलब जो है अपने आप में यहाँ बहुत बड़ी नौकरी में यहाँ सेवा दियो, सेवा देहे के बाद जब आप सेवा निवृत्त हो गए उसके बाद आप जो है लोक भाषा अवधि में यहाँ जो है एमए करो, ये बताओ रिटायरमेंट के बाद पढ़ाई, ये कैसे है? मैंने सोचा कि 65-64-65 साल में हम अगर बैठे लिखने बैठे तो कितने घंटे तक लिख सकते हैं। निडर जी भी हमारे साथ थे, हम लोग 3-3 घंटे लिखते थे, और उसके 10-15 मिनट आगे पीछे भी लिखते थे, थोड़ा समय अतिरिक्त भी ले लेते थे। तो मुझे लगा कि हम और निडर जी उन 2-3 लोगों में से हैं जो सर्वाधिक अंक पाए हैं, और आकांक्षा दीक्षित। तो मुझे लगता है कि कभी भी किसी भी उम्र में आप लिख पढ़ सकते हैं। ये प्रयोग एक किया था, शायद उसमें सफल रहे। गुरुजी, आप जब लबासना लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक एकेडमी में जब आप पढ़ा रहे थे, तो उसमें जो सिलेक्शन हुआ था, वह सिलेक्शन कैसे हुआ रहा है? क्योंकि जैसे आज के समय में यहाँ वहाँ पे जो है पहुँचना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और लोग, हम लोग तो मान लो बहुत सारे लोग तो का नाम सुनते हैं, फिर आप वहाँ पर बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर गए, तो वहाँ पर सिलेक्शन कैसे हुआ रहा है? हाँ, उसमें सिलेक्शन यूपीएससी से होता है, जैसे यूपीएससी आईएएस आईपीएस को भी सेलेक्ट करती है, वैसे वहाँ के प्रोफेसर्स को भी सेलेक्ट करती है। तो उसमें जगह निकली थी, तो उसमें हमने सोचा, हम उस समय केंद्रीय विद्यालय में थे, तो वो एमएड उसमें एक योग्यता मानी जाती थी। तो मेरे पास वो योग्यता थी और अनुभव था हायर स्टडी का, यहाँ लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी का। तो उस बल पर हम, नहीं सॉरी, वहाँ का नहीं, ये बच्चूलाल राम दुलारी महाविद्यालय का अनुभव था, तो ये उसमें काम आता। तो वो 3 साल का अनुभव चाहिए था, तो ये जोड़ दिया, और प्लस एमएड था, तो इसके बल पर हमको प्राथमिक रूप से वहाँ पर अनिवार्य योग्यता थी जो थी वो पूरी थी, हो गई। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा इंटरव्यू देने के लिए, तो उसमें बहुत सारे विश्वविद्यालयों के लोग थे। किसी ने 20 किताबें लिखी थी, किसी ने 25 किताबें लिखी थी, कोई बड़े बड़े बैग लेके गया था, कोई सूटकेस भर के लेके गया था। उस समय हमारी 2-3 किताबें ही थी, तो कोई उम्मीद तो थी नहीं। तो हमने पूरी ऊर्जा अपनी खर्च कर दी कि जितना आता है सब मैंने वहाँ उड़ेल दिया। मुझे लगा कि वो अतिरिक्त योग्यता में आ गया, सोचा होगा कि ये ठीक ठाक आदमी मेहनत करेगा। मैंने ये वादा किया था मैं परिश्रम करूंगा, और मैंने वादा निभाया भी। पहले कैलाश चंद भाटिया थे वहाँ हमारी जगह पे, तो उन्होंने क्या किया था, ऐसी पुस्तकें लिखी थी जो विश्वविद्यालयों में तो काम की थी, लेकिन आईएएस और आईपीएस से जो प्रोफेशनल्स थे इनके काम की नहीं थी। इनको चाहिए था जो यहाँ पर कचहरी में जो शब्दावली होती है ना, अरेबिक पर्शियन टर्म्स, तो दक्षिण भारत का कोई अगर अधिकारी आता है, आईएएस आता है, तो उसको अरेबिक पर्शियन टर्म्स समझ में नहीं आते, क्योंकि संस्कृत बैकग्राउंड तो मिल जाती है उनको, अरेबिक पर्शियन टर्म्स नहीं मिलते। तो मैंने सबसे पहले वो बनाया। फिर उसके बाद ये स्त्रीलिंग शब्दमाला बनाई। वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग का भेद नहीं कर पाते थे, वो औरत जाता है, हाथी जाती है, इस तरह बोलते थे। तो मैंने उनके लिए एक शब्दकोश बनाया, स्त्रीलिंग शब्दमाला, और फिर मैंने ये दावा किया कि अगर तुमको इसमें कोई शब्द नहीं मिलता तो उसे पुल्लिंग मान लो। लेकिन मैंने ये शर्त इसलिए रखी थी सबके सामने ताकि ये सब ढूंढ ढूंढ के लाएं। अच्छा। लेकिन वो कोई हमको मिला नहीं कि वो कोई ऐसा शब्द लाए जो उसमें मैं जोड़ सकूं। तो वो ज्यों की त्यों आज भी वहाँ स्त्रीलिंग शब्दमाला चलती है। तो वहाँ रह करके बहुत सारे हमने प्रयोग किए, और सारे प्रयोग सफल रहे, ये सौभाग्य की बात थी। गुरुजी, इसके बाद जो है आप जब लवासना में सेवा दे ली, और फिर वहां से चीन जाना आपका कैसे हुआ कि चीन में गए, वहां भी आपने जो है चीनियों को हिंदी सिखाई,
और ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, जबकि चीन की जो चीनी भाषा है उसमें जो वर्णों की संख्या है वो काफ़ी बताई जाती है। तो उन लोगों को आपने जो है हिंदी का अध्यापन कार्य कैसे कराया? नहीं, उसके पहले मैं ईरान गया था अच्छा। एम्बेसी के माध्यम से। तो वहाँ जो ईरानी लोग हैं उनको हिंदी सिखाने के लिए, वहाँ ईरान में हिंदी सिखाना जितना कठिन था उससे ज़्यादा कठिन वो आपने सही कहा मंडारिन में था। तो पहले ईरान के बारे में 2-1 मिनट अगर कहो तो हाँ, बताएं। ईरान के बारे में हाँ, तो असल में वो वहाँ पर अरबी के और फारसी का प्रयोग होता। फारसी पहले स्थान पर है, अरबी उसकी सहायक। जैसे हमारे यहाँ हिंदी और संस्कृत है ना, वैसे वहाँ अरबी और फारसी चलती है। फारसी पहले स्थान पर, और फारसी संस्कृत से बहुत मिलती जुलती है। जैसे संस्कृत में गच्छत गच्छता गच्छत रूप चलते हैं, वैसे फारसी में मीरम मीरी मिरवी चलते हैं। जैसे मान लो आप किसी को कहें कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो आपको ये कहना होगा सुमा कुजा मेरी। सुमा माने आप, कुजा माने कहाँ, मेरी जा रहे हैं। तो मैंने क्या किया, चूंकि संस्कृत बैकग्राउंड में ठीक थी, संस्कृत और अंग्रेजी मैंने ठीक ठाक थोड़ा पढ़ रखी थी, तो मैंने उसके बल पर उसको सीखना शुरू कर दिया। और वहाँ एक हमारे शमसुद्दीन एक मित्र थे, तो वो सीखने नहीं जाते थे एम्बेसी में, और मैं जाता था सीखने। मैंने 3 महीने में बोलना लिखना पढ़ना सब सीख लिया फारसी। तो उससे कठिन था वहाँ चाइना में। चाइना में बार्गेनिंग करना सामान का बहुत होता है। तो हम ये ई ख्वाइपा ऊ ख्वाइपा करते करते धीरे धीरे वहाँ मंडारिन सीखी, लेकिन उसमें बहुत समय लगा। उसमें 5500 के लगभग शब्द हैं जिनको सीख करके, जैसे हमारे वर्ण है ना 52 हिंदी में, अंग्रेजी में 26 हैं, उसमें 5500 आपको मूल सीखने पड़ेंगे, तब आप कर पाओगे। बहुत कठिन है। जापानी और चीनी मंडारिन दुनिया की सबसे कठिन भाषा है। उनको सीखना, क्योंकि वो चित्र लिपि है। चित्र का मतलब समझिए कि चित्रों के माध्यम से समझना, बताना है तो उसमें जल धारा दिखाई जाएगी कुछ थोड़ी सी, ऐसे उससे चित्र से शब्द बनेगा। तो कठिन तो है। तो आप जो है उन चीनियों को गुरुजी हिंदी आपने कैसे सिखाई उन लोगों को? हाँ, मैं क्या करता था, पहले अंग्रेजी माध्यम से सिखाता था। तो अंग्रेजी से सीखते सीखते फिर उनके कुछ क्रियापद, दुनिया की कोई भाषा सीखनी है सबसे पहले आप क्रियापद सीखो। फिर उसके बाद जैसे मान लो आप साबुन लेना चाहते हो, साबुन पर हाथ धर दो और कह दो लेना है, लेना क्रिया सीखना है। तो कोई भी भाषा दुनिया की सीखनी है, सबसे पहले क्रियापद आपको सीखने। क्रियापद अगर आप सीख गए तो संज्ञाएं संज्ञाएं तो 50 हजार लाखों हो सकती हैं। तो आपको उतना सीखने की जरूरत नहीं है, क्रियाएं सैकड़ों में होती हैं। तो भाषा सीखने का सबसे सरल तरीका है पहले क्रियापद सीखना। मैंने क्रियाएं सीखी वहाँ, और फटाफट मैं बोलने लगा। बोलने ही नहीं लगा, मैं उसके बार्गेनिंग भी कर लेता था। लोग बड़े आश्चर्य पड़ते थे। जैसे किसी ने 100 मांगे तो हम क्या करते थे, उसको कम करके उलट देते थे। जैसे उसने कहा पा खोई ऊ, तो हम कहते थे ऊ खोई पा, मतलब उल्टा, आधे दाम। तो ये इस तरह से मैंने वहाँ सीखा और मंडारिन बोलने लगा। हमको लगता है मंडारिन जहाँ वो 3 महीने में बोलने लगा था फारसी, यहाँ हमको 6-7 महीने लगे। इतना अंतर पड़ता है। तो मंडारिन गुरुजी आप जानते हैं, जैसे मंडारिन में थोड़ी थोड़ी है। हाँ, वो भी बोल रहे हैं। जैसे आप किसी को नमस्ते करना चाहते हैं तो नी हाउ, साधारण नमस्ते। वान सांग हाउ, जैसे शुभ रात्रि है, वान सांग हाउ। साव सांग हाउ, सुप्रभात है। तो ऐसे जैसे हमारे यहाँ सुप्रभात है, शुभ संध्या है, ऐसे वहाँ भी है। हमारी भारतीय संस्कृति और चीनी संस्कृति में बड़ी एकता है। जैसे हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता है, वैसे वहाँ पीली नदी की सभ्यता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि पीली नदी की सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता साथ साथ विकसित हुई थी। अच्छा गुरुजी, एक बात यह है कि जो है आप सीतापुर से आप यहाँ से गए और फिर आप चीन और ईरान जैसे देशों में आपने जो है शिक्षण कार्य किया, और फिर भी जो है आप अपनी लोक भाषा अवधि को लेकर के हमेशा चिंतित रहे, और फिर यहाँ से गए तो मतलब जैसे आप हिंदी भाषी देश से गए थे जहाँ पर अधिकांश क्षेत्र में हिंदी बोली जाती है, और फिर आप जब वहाँ गए तो क्या वहाँ मंडारिन का जो है मतलब वहाँ पे जब हिंदी की आपने बात रखी, फिर आपको लोक भाषा के प्रति इतना लगाव कि वहां से वापस आकर के आपने अंतर्राष्ट्रीय अवधि अकादमी की स्थापना की? हाँ, मैं आपको बताऊं, लोकल से ग्लोबल होना अच्छा होता है। आप जब तक लोकलिटी को अपनी नहीं समझेंगे, केवल ग्लोबल हो जाने से अपने समाज का आप विकास नहीं कर सकते हैं। ग्लोबल आपकी दृष्टि होनी चाहिए, और जो अप्रोच है वो लोकल होनी चाहिए, तभी आप अपने गांव समाज का विकास कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो हम इस स्कूल को डाल रहे हैं और हम 800 रुपये फीस रखने की सोच रहे हैं। जो लखनऊ और दिल्ली और नोएडा में 8,000 रुपये महीने की पढ़ाई होती है, वो हम यहाँ करने की सोच रहे हैं। लोग उपहास उड़ा रहे हैं।
लेकिन कभी ये सपना होगा। मालवीय का भी तो एक सपना था काशी हिंदू विश्वविद्यालय का, और उसका मजाक उड़ाने के लिए निजाम हैदराबाद ने जूते दिए थे। यहाँ हमको लोग पैसे देते हैं। इतना अंतर है उस समय के और आज के समय में। तो जो मालवीय जी के सामने समस्याएं थी उससे तो हमारे सामने बहुत कम है। मालवीय जी के लिए तो अपमानजनक बहुत सारी स्थितियां हुई थी। हमें तो सब लोग सहयोग करते हैं। हमारे यहाँ जो लगातार हमारे साथ जो जुड़े हुए हमारे ये जो है रामानुज जी सामने खड़े हैं, इधर ये सुरेश जी खड़े हैं, गुड्डू हैं धौरारा के, ये सब लोग तो लगातार, जब हम जिस दिन हम यहाँ नहीं होते हैं, आप विश्वास करो, उस दिन यहाँ ज़्यादा काम होता है। हमारा भतीजा है सूरज अपना काम छोड़े पड़ा, इधर भाई हमारे हैं, तो ये सब लोग यहाँ सहयोग कर रहे हैं। गुरुजी, जैसे आप यहाँ से गए, फिर अचानक आपके मन में ये जिज्ञासा कैसे जगी कि जहाँ से हम निकल के गए हैं वहाँ पर एक बढ़िया नीक हम विद्यालय खुलवा और यहाँ क्या लड़का जो है पढ़ के जो ने तरीके से ने आप जो है एक रामपुर मथुरा जो पिछड़ा एरिया माना जाते है हुआ तने निकरी के यहाँ आप देश के रे सर्वश्रेष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के यहाँ आप सेवा दियो, उनका जो है ट्रेनिंग दियो, उसके बाद आप दुनिया के रे और जाने माने देशन में गयो, हूँ हिंदी सिखायो, फिर यहाँ के रे लोगन के प्रति आपके मन में जिज्ञासा कैसे आई कि यू लोग आगे बढ़ें और तरक्की करें, तो आप जो है यहाँ पर एक शैक्षिक संस्था के स्थापना करे के जिज्ञासा? मैं आपको बताऊं, मेरे प्रेरणा पुरुष कैलाश सत्यार्थी हैं, तो संयोग से वो भी सारस्वत ब्राह्मण शर्मा ही हैं। कैलाश शर्मा नोबेल प्राइज जिनको मिला है, बचपन बचाओ आंदोलन के वो सूत्रधार हैं। उन्होंने लिखा है कि शिक्षा शोषण से मुक्ति का द्वार है। अगर आप शिक्षा लाएंगे तभी शोषण से मुक्ति। की ओर लौटो उनकी किताब है? नहीं, उनकी नहीं। अच्छा, वो कैलाश सत्यार्थी का, उनका नोबेल प्राइज शांति का नोबेल। और उनसे आप मिलकर आप जब भी बात करेंगे आपको लगेगा कि वास्तव में उस व्यक्ति ने बच्चों के लिए कोई काम किया है और बहुत सारे बच्चों को रिहेबिलिटेट कराया, उसको वहाँ से निकाल के लाए जहाँ शोषण हो रहा था बच्चों का। बाल श्रम का जो है निषेध जितना भी कर सके उन्होंने, और पूरी तरह से उनको उबारा उन बच्चों को। हमारे यहाँ माँ बाप ही शोषक हैं बच्चों के, हर जगह कहीं भी दुनिया में आप जाओगे तो बच्चों के शोषक माँ बाप। शराब पी लेंगे 100 रुपए की, लेकिन 50 रुपए की किताब बच्चे के लिए नहीं लाएंगे। हमारा इलाका ऐसा है। आपने बहुत सारे क्षेत्र देखे होंगे, जैसे ऊसर क्षेत्र है, बंजर क्षेत्र है और पठारी क्षेत्र है। हमारा मध्य क्षेत्र है। मध्य का मतलब जानते हैं? शराब। यहाँ शराब बहुत प्रमुख है। हर एक घर में 4-5 शराबी मिलेंगे। अगर 7 लोग परिवार में हैं तो 5 उसमें से शराबी होंगे, और उनके 5-5 बच्चे होंगे। 5 रुपए की किताब और 5 रुपए की पेंसिल, 5 रुपए के पेन नहीं ला के देंगे, शराब पी लेंगे 100 रुपए के। तो उन बच्चों को कौन सिखाएगा जब तक आप उसमें त्याग नहीं करोगे उनके बच्चों को। हमने तो यहाँ रखा है कि आप मजदूरी करिए और अपने बच्चों को पढ़ाइए। आप यहाँ उसको जमा कर दीजिए, अपनी पासबुक बनवाइए, भाई आगे करेंगे, छपवाएंगे हम, तो उसमें जो है श्रम बैंक बनाएंगे। तो जो मजदूर अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते तो मजदूर के लिए 4 दिन है और मिस्त्री के लिए 2 दिन है। आप काम करिए, बच्चा महीना भर पढ़ाइए। तो इससे क्या होगा, एक प्रकार से एक नया, जैसे नहीं पहले बार्टर सिस्टम था, वस्तु से वस्तु का जो है विनिमय करते थे, हमारे यहाँ आज भी है। आज भी पैसा नहीं लोगों के पास, हम यहाँ एडवांस दे देते हैं, कभी कभी बहुत एडवांस दे देते हैं। कभी किसी की पत्नी सच में बीमार हो, कभी झूठ भी बोलते हैं, ऐसा नहीं है। और वास्तव में मान लो कोई परेशानी खड़ी हो जाए। एक आया था लड़का, उसने कहा कि 250 रुपये लेने आए, तो कहा कि हम जानते थे हमको पैसा मिलेगा। उस विश्वास को हम तोड़ना नहीं चाहते। तो मुझे लगता है कि यहाँ कुछ करेंगे हम, हो जाएगा आप लोगों के बल से। हाँ, एक आपका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, यहाँ पर एक मरीज बीमार रहा है, उसका जो है आप अपने संसाधन देने ले जाए कि यहाँ अस्पताल में, यहाँ लखनऊ में, यहाँ जो है दवाई करवायो, और उसके बाद जो है आप जो है उसके लिए जो है लोगों से चंदा मांगते हैं, इलाज करवायो, और आज वो ठीक हुआ? नहीं ठीक हुआ, मर गया वो। अच्छा, उसके पिता जो है वहाँ से उसको यहाँ उठा लाए, क्योंकि पहले वो लोहिया में था। तो लोहिया में जब था तो उसको वहाँ जो है लामा होता है, तो लेफ्ट अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस वो बना दिया वहाँ के डॉक्टरों ने षड्यंत्र करके लोहिया के। तो फिर मैंने वो कमिश्नर जो डॉक्टर रोशन जैकब थी, मैंने उनसे कहा कि अगर आप इसकी जांच नहीं कराएंगे तो मैं धरना दूंगा। तो हंसने लगे, कहा नहीं जांच होगी उसकी। और अगले दिन जांच हुई, तहलका भी वहाँ मच गया। फिर डॉक्टर लेकर के 4-4 डॉक्टर राइफल लेकर के उनके साथ घूमते थे। तो मैंने एक डॉक्टर से कहा, मैं तो आतंकवादी तो नहीं हूँ, आप इतना क्यों डरते? अगर गलत नहीं करते तो डरते क्यों हैं? फिर अगले दिन उसकी भर्ती भी हो गई उस मरीज की। तो अगर हम सक्षम हैं तभी हमारा उपचार होता है, अगर हम सक्षम नहीं है तो उपचार नहीं होता। ये व्यवस्था गलत है ना।
अच्छा गुरुजी, एक बात आप वह कहे रहो कि जो है यहाँ हर परिवार में यहाँ 4 लोग शराब पिए वाले मिल जाते हैं, लड़कन के यहाँ किताब के लिए पैसा नहीं देते हैं। और आज हम देख रहे हैं यू साल भरे तेने ऐस कौनो गली नहीं है जहाँ पर चारू आदमी रुकत है, वहाँ पर चाहे कुछ ना हो, चाहे पान की दुकान नहीं हो, लेकिन दारू का ठेका एक जरूर है। इतने बड़े पैमाने पर शराब के ठेका है, वह कंपोजिट विद्यालय तो बंद हो रहे रहे और खैर ऊपर मुहिम चली और खैर ऊपर ब्रेक लग गवा है, लेकिन जगह जगह दारू खुले हैं ई पर। क्योंकि आप क्या दृष्टिकोण दार्शनिक है, आप जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है आधिकारिक विद्वान हो, तो गुरुजी ई पर आप क्या का विचार है? मेरा विचार है शराब तो बंद होनी चाहिए, शराब बंद होनी चाहिए। शराब सबसे विनाशक चीज है, सबसे विनाशक चीज है। शराब से परिवार नष्ट होते हैं। देखो, अगर आदमी 100 रुपये कमाता है और 50 रुपये शराब पी जाता है, उतने का राशन लाए, दाल लाए, तो हर एक व्यक्ति के लिए मैं कहता हूँ, मेरे यहाँ जितने काम करते हैं, ये अभी इनके ऊपर मैंने थोड़ी थोड़ी रोक लगाई है कि शराब पीना बंद करें। एक दिन मैंने 500 रुपये इनाम दे दिया, रात में काम किया तो 500 और मिला के 1000 की शराब पी गए और छत भी खराब कर दी। तो शराब का इतना मतलब जो है यहाँ वो है, तो हर जगह है, पूरे देश में है। मैंने देखा गुजरात में जहाँ शराब बंदी थी, वहाँ तो टैंकरों शराब आती थी, मैंने देखा है उसको। अभी 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 जो है शराब जो है पकड़ रहे हैं लोग, वहाँ पर अभी सख्ती हो रही है। नहीं तो शराब का जो बोलबाला इस देश में, जब तक ये मद्य निषेध नहीं होगा पूरी तरह, असल में वैसे नहीं कि आपने कानूनन बंद कर दिया और उसके बाद देसी शराब बन बन के बिक रही है और पुलिस वाले पैसा ले रहे हैं या नेता पैसा ले रहे हैं और उसके बाद शराब चल रही है बैकडोर से, वो ठीक नहीं। शराब बंद होनी चाहिए। गुरुजी, आपके यार अंतरराष्ट्रीय अवधि अकादमी है, ऊपर जो है हर बार आपके यार भाखा महोत्सव होते हैं। एक बार काठमांडू नेपाल में यहाँ हुआ, फिर लखनऊ में यहाँ हुआ, आपकी बार 2026 के यार कहाँ हुई? यहीं पर होगा जहाँ हम बैठे हैं और 1 फरवरी को होगा, आप भी उसमें आमंत्रित हैं। तो अंत में यहाँ गुरुजी आपसे ने थोड़ा हम यूँ कहा चाहते हैं, क्योंकि आप जो है साहित्य के क्षेत्र में जितने जानकार हो, प्रशासनिक क्षेत्र में यहाँ भी प्रशासनिक सेवाओं में तैयारी करने वाले युवाओं को के भी आप जो है लगातार उनको आप मार्गदर्शन देते हैं। तो गुरुजी हम यूँ कहते हैं कि आप वो युवन के यहाँ जो सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं, उन लोगों के यहाँ का प्रेरणा देना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सपना है ना, वो सपना जागते में, जैसे कहा है, मतलब हमारे नहीं, विवेकानंद ने कहा थी, वो सपना वो है जो सोने न दे। ये हमारे एपीजे कलाम महामहिम राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति ने कहा। तो मैं ये कहता हूँ कि सपना देखते हुए सो और उठते, मतलब सपना देखते हुए उठो, बस उसमें थोड़ा हमारा जोड़ना है। एक बच्चा मैंने केरल में देखा था, वो जब शाम को सोता था, मैं गया था, शाम को सोता था तो किताब उसके सीने पर होती थी और जब भी जगता था किताब पढ़ना शुरू कर देता था। अगर इस तरह की ललक है तो कोई भी रोक नहीं सकता। प्रतियोगिता के लिए जरूरी है समर्पण, लगन, निष्ठा और एक में मतलब संलग्नता। अकेले उसी में लगा रहे, पर फिर उसके लिए रिश्तेदारी, शादी ब्याह, सुरमा पाउडर, ये सब जो है महत्व नहीं रखेगा। अगर ये महत्व रखेगा, इसका मतलब उसकी लगन उसमें कम है। किताबों में ही अभिरुचि, या जो नेट से पाठ्यक्रम ले रहा है उसमें अभिरुचि, या जो ऑनलाइन पाठ्यक्रम ले रहा है, या जो कोचिंग कर रहा है, उसके अलावा, उस विषय के अलावा दूसरा विषय उसे दिखना नहीं चाहिए। अधिकतर इसमें जो रूप और जो सारे वासना के जो क्षेत्र हैं, वो सबसे बड़े बाधक होते हैं। अगर किताब से रति हो गई तो वासना भी गायब हो जाएगी। तो अगर किताब में रति है, किताब में प्रेम है, तो फिर उसके बाद स्त्री पुरुष ये सब भेद से ऊपर उठ जाएगा और पक्का निकालेगा। मैंने सन 93 में निकाला था, इसी तरह मैं नवोदय था, उस समय मैंने निकाला था और मैं नवोदय में पढ़ाता था तो समय बहुत कम मिलता था, तो शाम को 6 बजे बैठ जाता था, 2 बजे तक पढ़ता था रात में। फिर चाय पीने आता था घर पे, हम और एक यादव जी थे बाराबंकी के, दोनों तैयारी करते थे। मेरी 7वीं स्थिति थी वहाँ, लेकिन यहाँ ऐसी कुछ विषम स्थितियाँ हो गई तो वहाँ अब तक हम सेक्रेटरी हो गए होते। राजस्थान में RAS कहलाता, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज कहलाता। मैं अफसर खुद नहीं बना, लेकिन अफसरों को पढ़ाया। वो सपना होना चाहिए। हाँ गुरुजी, अंत में यहाँ आप जो है हम अवधि के यहाँ बढ़ावे के लिए आप जो है थोड़ा लोक भाषा अवधि में यहाँ बताए दो का करे चाहिए, क्योंकि हम यूँ चाहते हैं कि या जो है पढ़ीस के धरती है,
है ना। और यहाँ पर लोक भाषा अवधी के यार बहुत बड़े, और फिर आप क्या तो एक बहुत बड़ा नाम है अवधी में यहाँ। अवधी में यहाँ अवधी के यहाँ बढ़ावे के लिए आप लगातार प्रयास कर रहे हो, और का करा जाए चाहिए ताकि जो है लोक भाषा अवधी के यार प्रचार प्रसार हो। जी माँ रामचरितमानस लिखी गई, पद्मावत हैं, अनेकानेक रचनाएं हैं, और भारत के अतिरिक्त अन्य कईयों देशन में यहाँ जो है जो है लोक भाषा अवधी में यहाँ मतलब मांगलिक कार्यक्रम में यहाँ गीत गाए जाते हैं, है नहीं। हाँ, तो इसके बारे में भैया एक बात बताइए, जैसे हम जोरी जमीन पर बैठे हैं, जहाँ हम जाग रहे हैं, जहाँ हम सोए रहे हैं, जहाँ बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, अगर उका हम दिल में बसा लेबे तो अपने आप समस्या हल हो जी। हमारे गांव समाज में है लड़कन के यहाँ अवधी बोले से रुआकत है, मतलब जो खुद अवधी जो है बोलना चाहिए जिनका, वही अपने लड़कन के यहाँ कहा था तुम अवधी न बोलो, तुम हिंदी बोलो। और ये ऐसा ऐसा हमारा समाज है, तो हमका लगता है कि अपन घर परिवार समाज इनमें अवधी बोले चाहिए। आप बाहर जाओ तो भोजपुरी बोले वाले भोजपुरी बोले थे, बंगला बोले वाले बंगला बोले थे, मद्रासी जो तमिल बोले वाले तमिल, तेलुगु बोले तेलुगु बोले। हम जब जाए थे दूसरे इलाकन में, यहाँ एक बार जी हम गए रहन केरल, तो केरल में एक जगह रेलवे स्टेशन में कहा कि वेयर इज टिकट अवेलेबल, तो कहा वो ऑटो वाला बोला कि तुम आपको हिंदी नहीं आता है क्या। तो हम ये बताना चाहते हैं कि अपन भाषा अपन संस्कृत अपन, जैसे हम अपने गांव में बैठे तो कोई कही एक बार ये अपने भाई का हम छोटे वाले लेकिन पढ़ावे लखनऊ, तो ये गांव में जब लौटे तो खड़ी बोली हिंदी बोले लगे, तो सब कहीं बड़े भैया वो तक अंग्रेजी नहीं बोलते तुम अब बोले लगे, महीना भर गए भाई। तो जो अपना गांव समाज है उससे अपनी अवधी भाषा में बात करे चाहिए, और इससे लगता है कि जो है कुछ न कुछ लगाव पैदा होता। जब दूसरे व्यक्ति से उसकी भाषा में बात करोगे तो लगाव पैदा होगा। अवध वाले से अवध में बात, अवधी में बात करो, ब्रज वाले से ब्रज में बात करो, और जो भोजपुरी वाले से भोजपुरी में बात करो, तो स्वाभाविक रूप से अपना लगाव बढ़ जाता है। तो हमका लगा था कि अगर प्राकृतिक रूप से जो प्रेम अवधी का है वो अगर हम बनाए रही तो अवधी का विकास अपने आप हुई, और इसका विकास करे कोई जरूरत नहीं। एक जगह विश्व हिंदी सम्मेलन बात चली, तो कहा हमने बताया वहाँ पर विश्व हिंदी सम्मेलन 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन था, उसमें हमने कहा था कि हमारी जो हिंदी का जो झंडा है ये गरीब मजदूर किसान उठा रहे हैं, कोई पूंजीपति नहीं उठा रहा। जो 1 लाख रुपए के आसपास तनख्वाह पाता है वो अपने बच्चे को अंग्रेजी माध्यम से कॉन्वेंट स्कूल में ही पढ़ाता है। तो हिंदी का विकास और हिंदी का जो उद्धार वो ये हमारी आम जनता करती है, कोई पूंजीपति बड़ा नेता नहीं करता। तो ऐसे औद्योगिक विकास हमारी किसान भाई करे हैं, वहाँ मजदूर करे हैं। हमका लागत है कि वो जो प्रोफेसर है वो हिंदी का विकास अवधी का विकास दिल लगा के जो लगा के न करे, यही करे जितना तुम कह रहे हो। इनसे मिलो कार्यक्रम में। तो भैया ये हैं हमारे साथ में यहाँ गुरुजी डॉक्टर गंगा प्रसाद शर्मा। अगर इनकी हम विशेषता और इनसे इंटरव्यू और तमाम सारे प्रश्न करें तो बहुत टाइम लग जाए, लेकिन फिलहाल हम जो है आप सबसे यो इंटरव्यू समाप्त करे के इजाजत चाहिए हन। और जत्ते जने भैया देख रहे हो सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आभार। और अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में यहाँ लिखो। और गुरुजी आपके यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद। अरे आपको बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी दूर इतनी ठंडी में चल के आए, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार।